नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और महिला संबंधी जो अपराध है उनको रोकने के लिए जो कानून प्रावधान जो व्यवस्था की गई है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने महिला एवं बाल विकास के बारे में अध्ययन किया और उनकी जो सामान्य शब्दावली थी उसके बारे में अध्ययन किया। आज भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में अध्ययन करते हैं। यह अपराध और उसके लिए सज़ा एवं जुर्माने के बारे में बताती है। तो भारतीय दंड संहिता जो है ये अपराध और उसके लिए सज़ा एवं जुर्माने के बारे में बताती है। ये पूरे भारत में लागू होती है। इस संहिता में महिलाओं के प्रति अपराध के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार यदि किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस पर हमला या फिर आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है तो ये धारा 354 के तहत एक दंड माना जाएगा, एक अपराध माना जाएगा। और धारा 354A के तहत यौन उत्पीड़न के लिए सजा है। तो यहाँ पर लज्जा को भंग करना और उस पर आपराधिक हमला करना ये 354 के अंतर्गत है। तो 354A के अंतर्गत यौन उत्पीड़न के लिए सजा है दोस्तों। 354B पूछा जाए तो बलपूर्वक हमले के द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना, तो ये धारा 354B के अंतर्गत आता है। और धारा 354C के अंतर्गत ताक झांक करना या फिर जो घूरना है ये धारा 354C के अंतर्गत आता है। धारा 354D के अंतर्गत स्त्री का पीछा करना। अब देखो, तीन मुख्य धाराएं पढ़ी हमने। 354 तो ये कहती है कि किसी स्त्री की लज्जा को भंग करने के उद्देश्य से उस पर हमला करना। और 354A कहता है कि यौन उत्पीड़न के लिए सजा। 354B कहता है कि बलपूर्वक हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न या उसे नग्न होने पर विवश करना। 354C ताक झांक करना, घूरना। और 354D स्त्री का पीछा करना। ये मुख्य धाराएं हैं। और धारा 376 ये भी इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट जो धाराएं हैं यह धारा बलात्कार से संबंधित है। तो 376 जो धारा है ये बलात्कार से संबंधित है। पति पत्नी का अलग हो गए हैं तो पत्नी की सहमति के बिना अगर शारीरिक संबंध बलात्कार की श्रेणी में आता है। अगर पति एवं पत्नी अलग हो गए हैं और पत्नी की असहमति के बिना अगर शारीरिक संबंध किया जाता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। और ये जो धारा 376B के अंतर्गत आता है। इसी के साथ बात करें तो 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका से शारीरिक संबंध, 12 वर्ष से कम जो उम्र की बालिका है उसके साथ शारीरिक संबंध जो है ये बलात्कार माना जाएगा, चाहे किसी भी प्रकार का हो। अगर किसी भी 12 वर्ष की जो उम्र से कम की बच्ची है उसको छूना, उसके साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध जो होता है वो बलात्कार ही माना जाएगा। और ये 376AB में लिखा गया है दोस्तों। सरकारी संस्थान में अभिरक्षा में स्त्री के साथ बलात्कार 376C के अंतर्गत अपराध है। सरकारी स्थान पर जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, पुलिस थाना हो गया, इस प्रकार के जो सरकारी स्थान है वहाँ पर अगर किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया जाता है तो वो 376C के अंतर्गत आता है। किसी अपराध में महिला आरोपी को बिना किसी महिला कांस्टेबल के शाम 6 बजे के बाद और सुबह के 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिला कांस्टेबल के बिना किसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो आरोपी जो महिला आरोपी होती है उसको महिला कांस्टेबल के बिना पकड़ा नहीं जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। शाम के 6 बजे और सुबह के 6 बजे से पहले, यानी रात के जो 12 घंटे होते हैं, शाम 6 से सुबह 6 बजे तक का समय होता है, उसमें महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। धारा 376 के ये देखो, ये के अधीन यह यदि कोई स्त्री न्यायालय के सम्मुख यह कहती है कि उसके साथ शारीरिक संबंध बिना सहमति के बनाए गए तो न्यायालय का यह मानना सहमति नहीं दी गई। तो देखो इंपॉर्टेंट दोस्तों, 376 के जो धारा है उसके अधीन ये होता है कि जब न्यायालय के अंदर कोई स्त्री है वो उसके साथ शारीरिक संबंध बिना सहमति के बनाए गए हैं तो न्यायालय यह मानने की सहमति नहीं दी गई है। न्यायालय को मानने की सहमति नहीं दी गई है अगर कोई स्त्री ये कहती है कि उसके साथ जो अपराध हुआ है वो
बात करें तो जबरन है और ये शारीरिक संबंध बिना सहमति के बनाए गए हैं, तो न्यायालय यह मानने की सहमति नहीं दी गई है और ये साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(a) के अंतर्गत आता है। अगर किसी प्रकार का कोई साक्ष्य मिलता है, कोई सबूत मिलता है, कोई प्रूफ मिलता है, उसी के आधार पर 114(a) के तहत उस स्त्री का जो बयान होगा उसे माना जाएगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(b) में कहा गया है कि यदि कोई स्त्री न्यायालय में यह कहती है कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ है, लज्जा भंग हुई है, उसका पीछा किया गया है, जब तक इसके विपरीत तथ्य न्यायालय में साबित ना हो जाए तब तक न्यायालय यह मानेगा कि अपराध उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है। अब देखो, धारा 114(b) ये कहती है साक्ष्य की कि अगर कोई स्त्री जिसे जी मान लो कोर्ट में गई है और बिंगी बयानबाजी चल रही है और बस स्त्री यहाँ कह दियो का कि मेरे सागे यौन उत्पीड़न हुए है, मेरी लज्जा भंग हुई है, या मेरे को कोई भी व्यक्ति मेरो पीछो करियो है, तो इसके विपरीत उस तथ्य को, जो तथ्य उस स्त्री ने पेश किया है, तो वो साबित ना हो जाए कि ये गलत बात है, तो न्यायालय तब तक मानेगा कि अपराध उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है। और साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(b) के तहत विपक्ष का जो व्यक्ति है वो किसी प्रकार का सबूत पेश कर देता है कि नहीं, मेरे द्वारा इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया गया, तो उस समय तक वो अपराधी व्यक्ति माना जाएगा और न्यायालय उसी बात पर कायम रहेगा। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2015 में महिला अपराध की सुनवाई बंद कमरे व वीडियोग्राफी का प्रावधान किया गया है। तो ये आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत क्या होता है कि महिला का बयान जो है ये बंद कमरे में होगा और वीडियोग्राफी के प्रावधान किया गया है। इस कानून में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की FIR दर्ज नहीं कराने वाली पुलिसकर्मी को दंडित करने का भी प्रावधान है। जब कोई महिला किसी के विरुद्ध अपराध की FIR दर्ज कराती है और जब पुलिसकर्मी ऐसा नहीं करता है तो उस पुलिसकर्मी को दंडित करने का प्रावधान भी है। अपराधी महिला को महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही गिरफ्तार किया जा सकता है। बलात्कार पीड़ित महिला के बयान विशेष रूप से महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखे जाने चाहिए तथा बयान उसी के निवास स्थान या फिर उसके इच्छित स्थान के लिए जाने चाहिए। महिला परिवादी तथा गवाहों को यथासंगत पुलिस थाने पर नहीं बुलाया जाए। सूर्य अस्त के पश्चात सूर्य उदय से पहले महिलाओं को किसी भी परिस्थिति में थाने में नहीं बुलाया जाए। किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी के दौरान महिला कांस्टेबल की उपस्थिति अनिवार्य है। महिला अपराध से संबंधित महिला देश की किसी भी थाने में FIR दर्ज करा सकती है। धारा 498A जो है ये दहेज उत्पीड़न से संबंधित है। धारा 509 जो है ये ऐसे शब्द बोलना, शारीरिक प्रदर्शन करना या ऐसा कोई कार्य करना जो स्त्री की लज्जा को अनादर करता है, भंग करता है, तो ये धारा 509 में लिखा गया है। दोस्तों 498A जो है ये दहेज उत्पीड़न से संबंधित है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो इन धाराओं में अपराध के लिए सजा एवं जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। इनका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा व गरिमा की सुरक्षा करना है। भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 में देश में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा विशेष रूप से यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए भारतीय दंड संहिता अधिनियम संशोधित अधिनियम 2018 लागू किया गया, जिसमें बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए लिखा गया है कि इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया। बलात्कार पीड़ित की मौत हो जाने या स्थायी रूप से मृतप्राय हो जाने में ऐसे अपराधी को कानून में मौत की सजा का प्रावधान है। सामूहिक बलात्कार के विशेष दोषियों के लिए धारा 376 के तहत न्यूनतम 20 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है, जो आजीवन कारावास तक भी हो सकती है। ये 376 के अंतर्गत है जब कोई सामूहिक बलात्कार किया जाता है और इसमें सज़ा जो है न्यूनतम 20 वर्ष है। इस कानून में सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 वर्ष तय की। अब 18 वर्ष से ऊपर की कोई स्त्री या फिर कोई भी लड़की है वो यौन संबंध बना सकती है, ऐसा का इस कानून में लिखा गया है। इसी के साथ महिलाओं का पीछा करना, ताक झांक करने के अपराध में पहली बार में जन्मांती
देखो, पीछा करना, ताक झांक करना, इस प्रकार के जो अपराध होते हैं उनमें पहली बार तो जमानत होती है, दूसरी बार समान अपराध करने पर गैर जमानती बनाया गया है। दूसरी बार इसी प्रकार का कोई अपराध करता है तो उसे पकड़ लिया जाता है और फिर उसकी जमानत नहीं होती है। तेजाब से हमला करने वालों को 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। सभी अस्पतालों के लिए अनिवार्य किया गया है कि तेजाब हमले से पीड़ित बलात्कार पीड़ित को तुरंत प्राथमिक सहायता, निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाए। ऐसा करने में विफल रहने पर सजा का प्रावधान किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में संशोधित किया गया है तथा यह प्रावधान किया गया है कि यदि बलात्कार पीड़ित महिला अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक दृष्टि से अक्षम हो गई है तो वह दुभाषियों से विशेष एकजुट की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज करा सकती है। यानी किसी भी प्रकार की महिला के साथ यौन उत्पीड़न होता है, उस स्थिति में वह मानसिक और शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो जाती है तो बिंग जी की लोकल लैंग्वेज है जी सामान्य भाषा हुआ यानी बिंग आधार पर एक द्विभाषी को प्रयोग किया जा सके। जिकन मान लो अब कोई बात करें राजस्थानी स्त्री के साथ कोई मान लो किसी प्रकार की दुर्घटना घटित हो जाए तो राजस्थानी एक व्यक्ति जिकन हिंदी भी आवे इंग्लिश भी आवे और वो द्विभाषी क्यों वो भी स्त्री तो राजस्थानी में बात करेगो, लेकिन जिसको मजिस्ट्रेट है बिंग सामने वो हिंदी या फिर अंग्रेजी भाषा को प्रयोग करेगो। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, यह अधिनियम वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले महिलाओं के व्यापार की रोकथाम एवं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। तो अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम कब लाया गया तो 1956 में लाया गया। सीधा से ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे कांस्टेबल में, क्योंकि कांस्टेबल में पहली बार ये चैप्टर जोड़े गए हैं और जब किसी परीक्षा में पहली बार कोई चैप्टर ऐड किया जाता है तो उनसे सामान्य सवाल पूछे जाते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 काफी इंपॉर्टेंट। अधिनियम की धारा 2 के अनुसार दहेज लेना देना, लेन देन या सहयोग करना अपराध है। इस अपराध के लिए 5 साल की कैद और 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 निर्ममता, दहेज के लिए उत्पीड़न धारा 304B और दहेज से होने वाली मृत्यु के लिए धारा 306 उत्पीड़न से तंग आकर महिलाओं द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली घटनाओं से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान है। तो तीनों धाराएं मुख्य इंपॉर्टेंट है दहेज से रिलेटिव। अब देखो पहली जो धारा है वो 498A है, इसमें निर्ममता, दहेज के लिए उत्पीड़न, सामान्य जो उत्पीड़न होता है। 304B में दहेज से होने वाली मृत्यु और 306 में उत्पीड़न से तंग आकर महिलाओं द्वारा आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने वाली घटनाओं से निपटने के लिए विशेष कानूनी प्रावधान है। यदि किसी महिला की 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है और साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और भारतीय दंड जो संहिता है कि धारा 304 के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन की सजा हो जाती है। अगर महिला 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थिति में अपने ससुराल में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उन जो मायके वाले होते हैं उनको ये इस बात से सबूत इकट्ठा करके उनको पेश करना होता है कि हमारी जो लड़की है या ये जो स्त्री है इसकी मृत्यु का मुख्य कारण दहेज रहा और दहेज से प्रताड़ित होने पर ही इसकी मृत्यु हुई है। और ये धारा 304 के अंतर्गत इन जो लड़की के ससुराल वाले होते हैं उनको 7 साल की उम्र या सज़ा या फिर आजीवन कारावास। स्त्री धन क्या है? शादी से पहले जो उपहार लड़की को दिए जाते हैं वो स्त्री धन कहलाते हैं। लड़की या लड़का कॉमन उपयोग का सामान भी स्त्री धन कहलाते हैं। अगर कॉमन उपयोग का जो सामान है वो भी स्त्री धन कहलाता है। और शादी से पहले जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो स्त्री धन के श्रेणी में आते हैं। स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध नियम 1986, इस सीधा सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम कब लाया गया? ऑप्शन में दे दिया जाए 1985, 1986 और 1987 इस प्रकार। तो ये लाया गया दोस्तों 1986 में। विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन, चित्रों और आंकड़ों में किसी भी रूप से महिलाओं की अश्लीलता का चित्रण नहीं किया जा सकता।
इस कानून के तहत 2 साल की सजा और 2,000 रुपये का जुर्माना प्रावधान है। अपराध की पुनरावृत्ति में पर न्यूनतम 6 माह की सजा, 6 माह से 5 साल की सजा और 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना है। ये किसके लिए? स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषण जो होता है, स्त्री का किसी प्रकार से चित्रण करना, इसके लिए शिकायत पुलिस स्टेशन के अलावा जिला न्यायालय, उपनिदेशक महिला बाल विकास तहसील, जिला राज्य विधिक प्राधिकरण और शिकायत की सजा की जा सकती है। निःशुल्क सहायता प्राप्त की जा सकती है। स्त्री रोकथाम अधिनियम 1987, ये स्त्री वही स्त्री जो अपने पति की मृत्यु होने पर अपने पति के साथ आग में स्वयं को झोंक देने वाली स्त्री जो होती है, इसकी रोकथाम के लिए 1987 में प्रावधान लाया गया। स्त्री प्रथा को रोकने के लिए, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए 1987 में यह कानून लाया गया। सती की महिमा मंडन पर इस कानून के तहत रोक लगाई गई। स्त्री को पहली बार भारत में 1829 बंगाल में प्रतिबंधित किया गया। और ये इम्पोर्टेंट दोस्तों, सबसे पहले स्त्री प्रथा को कहाँ पर प्रतिबंधित किया गया? बंगाल में। और ये कब किया गया? 1829 में। अब PNDT जो क्या है? PCNDT एक्ट 1994, गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, इसे PCNDT एक्ट 1994 भी कहते हैं। लिंगानुपात की विषमता एक बड़ा कारण है। भ्रूण की लिंग परीक्षण कहता है, भ्रूण के लिंग परीक्षण पर नियंत्रण और रोक के लिए 1996 में कानून बनाया गया, जिसके तहत लिंग परीक्षण दंडात्मक जो अपराध है वो इस प्रकार से हैं। 1/1/1996 को कानून लागू किया गया और जिसके तहत प्रसव से पूर्व निदान जांचों की कानूनी अपराध बनाया गया। प्रसव पूर्व लिंग जांच पर पाबंदी तथा अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी और 5 साल की सजा, इसी के साथ 10 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना है। और ये कब लागू हुआ? 1/1/1996 के अंदर लागू हुआ। लाया कब गया? तो 1994 में लाया गया, ये भी पूछा जा सकता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ और विभिन्न परीक्षाओं में ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है। ये घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक और लैंगिक दुर्व्यवहार या किसी प्रकार का शोषण जिनसे महिला की गरिमा को हानि पहुंचे, तो अपमान या फिर तिरस्कार हो, ऐसे वित्तीय साधनों से वंचित करना जिसको वो हकदार हो, घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। घरेलू संबंधित रिश्तेदार द्वारा शारीरिक मानसिक नुकसान पहुंचाना घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू रिश्तों में हिंसा के शिकार महिलाओं को कानूनी संरक्षण प्रदान करना। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत यह जरूरी नहीं है कि किसी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत दर्ज कराए। कोई भी व्यक्ति चाहे जो पीड़ित हो या नहीं, घरेलू हिंसा की जानकारी अधिनियम के तहत नियुक्त संबंध अधिकारी को दे सकता है। घटना की आशंका में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। लिव इन रहने वाली महिलाओं की शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। पीड़ित महिलाओं की धारा 18 के अधीन न्यायाधीश सुरक्षा आदेश जारी कर सकते हैं। धारा 17 के तहत अधीन पीड़ित को आवास उपलब्ध कराने और धारा 20 से 22 के अधीन क्षतिपूर्ति, भरण पोषण का खर्च तथा 21 के अधीन पीड़ित के बच्चों व पीड़ितों को शिकायत करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। सभी धाराएं इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन कौन सी? यहाँ पर देखिए, 18 के अधीन तो होता है कि उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है, 17 के अधीन होता है उसको आवास उपलब्ध करवाया जाता है और 20 के तहत उसको क्षतिपूर्ति, 22 के तहत उसका भरण पोषण और 21 के तहत जो पीड़ित बच्चे या पीड़ित जो होता है जो शिकायत कराने वाले व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस कानून के तहत दिए गए निर्देश आदेशों का उल्लंघन करने पर 1 साल की जेल और 20,000 रुपये का जुर्माना दोनों हो सकते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं परितोष अधिनियम 2013, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ये जो कानून है, एक्ट है, ये 2013 में लाया गया। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर शैक्षिक
जो संस्थाएं में महिलाओं के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहार को रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए गए, विशाखा गाइडलाइन जारी की गई दोस्तों। इसे विशाखा गाइडलाइन भी कहते हैं, जो कि 1997 यानी 1997 में शुरू हुई। इस अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को अवैध घोषित करता है। कानून के तहत किसी भी महिला के साथ किसी भी कार्यस्थल पर, चाहे वहां काम करने वाली हो या नहीं, किसी भी प्रकार की यौन उत्पीड़न हो तो इस उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, वहां पर महिला उत्पीड़न की सुनवाई की आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी विषय का जो दिशा निर्देश की पालना इस अधिनियम में की गई है। नियोक्ता यदि इस अधिनियम की पालना नहीं करे तो 50,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़ा दोस्तों, हमने काफ़ी सारे अधिनियम पढ़े, काफ़ी सारी धाराएँ पढ़ी, एक्ट पढ़े। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों महिला सशक्तिकरण के जो ऐतिहासिक प्रयास है, यानी इतिहास के अंदर जिस प्रकार राजा राम मोहन के प्रयासों से गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा स्त्री प्रथा पर रोक लगाई गई 1829 में, इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। वीडियो में ज़रूर देखना, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो की PDF प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहीं से आप हमें ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल मिलते हैं स्टडी से रिलेटिव। थैंक यू, हैव अ नाइस